Hello everyone, this is Niranjan Singh and today we are welcome on our YouTube study channel Civil Tech by ND. This is part 3rd of Fluid Mechanics and Hydraulics. Part 1 2 are already uploaded on our Civil Tech by ND YouTube study channel and this is part 3rd and the question series of Fluid Mechanics and Hydraulics. So बने रहिए हमारे साथ Civil Tech by ND पर और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इस वीडियोस को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए जो भी इस चैनल पर नए लोग हैं और हम आपके लिए जो भी एग्ज़ाम आने वाले हैं उनके लिए हम बेस्ट से बेस्ट सीरीज लाने की कोशिश कर रहे हैं। सिविल टेक वाई एन डी पर आपसे बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन आपको अवेलेबल रहेंगे। जिस भी सब्जेक्ट के क्वेश्चन आपको विजिट करने हो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, जहाँ से आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट की जब प्लेलिस्ट में जाएंगे तो सारे क्वेश्चन अभी हम 100+ की सीरीज चला रहे हैं तो उसमें 100+ आपको हर एक सब्जेक्ट के 100+ क्वेश्चन आपको अवेलेबल रहेंगे, तो आप विजिट कर सकते हैं। जो भी सजेशंस हो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और जो भी क्वेरीज आपको पूछनी है वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसको हम आपको तुरंत सॉल्व करके जो है उस क्वेरीज को अवेलेबल कराएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ सिविल टेक बाय एनडी पर और आज की क्वेश्चन सीरीज को स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ सीरीज इज दिस: इफ द वेट ऑफ ए बॉडी इमर्ज्ड in a fluid exceed the buoyant force then the body will। यानी कि अगर जो बॉडी को किसी वाटर में यानी किसी लिक्विड में जब हम इमर्ज करते हैं तो उस पर जो बॉयंट फोर्स लगता है वो अगर एक्सीड कर जाए, वेट ऑफ बॉडी से अगर एक्सीड कर जाए तो उस केस में क्या होगा। यानी वेट ऑफ बॉडी वो अगर इमर्ज फ्लूइड पर जो बॉयंट फोर्स लग जाए उससे वेट ऑफ जो बॉडी है उसका अगर एक्सीड कर जाए बॉयंट फोर्स से तो क्या होगा। यानी कि जो वेट ऑफ बॉडी है, वेट ऑफ बॉडी को जब हम इमर्ज करते हैं लिक्विड में तो क्या करता है कि लिक्विड इस पे अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगाता है जिसको क्या बोलते हैं, बॉयंट फोर्स बोलते हैं। तो बॉयंट फोर्स अगर बॉयंट फोर्स की जो वैल्यू होती है वो किसके इक्वल होती है, डिस्प्लेस वाटर के। यानी जो आपका जो ऑब्जेक्ट है उसके द्वारा जो वाटर डिस्प्लेस होता है उसके वेट के इक्वल हमारा जो बॉयंट फोर्स है, यानी वाटर के द्वारा जो फोर्स लग रहा है वो इसके इक्वल होता है। तो अगर हमारा जो बॉडी का वेट है उस बॉयंट फोर्स से, यानी जो फोर्स वाटर के द्वारा लग रहा है उससे अगर एक्सीड कर जाएगा तो उस केस में क्या होगा कि बॉडी जो है यानी कोई भी ऑब्जेक्ट जो वाटर में क्या होगा, धीरे धीरे डिप करने लगेगा और फाइनली क्या हो जाएगा, वो डूब जाएगा यानी सिंक कर जाएगा। तो ऑप्शन हम देख लेते हैं इसके अकॉर्डिंग: राइज अंटिल इट्स वेट इक्वल टू द बॉयंट फोर्स, या ऑप्शन बी है आपका टेंड टू मूव डाउनवर्ड एंड इट मे फाइनली सिंक, या ऑप्शन सी है आपका फ्लोट, या ऑप्शन डी है आपका नन ऑफ दीज या नो वन। तो बेसिकली मैंने आपको बताया तो जब वेट जो है बॉडी का वो एक्सीड कर जाएगा बॉयंट फोर्स से तो बॉडी क्या होगी, वाटर में डिप करने लगेगी और फाइनली वो क्या होगी, सिंक हो जाएगी। तो ऑप्शन बी जो है इसके अकॉर्डिंग आपका करेक्ट होगा, टेंड टू मूव डाउनवर्ड यानी नीचे की ओर वाटर में अंदर की ओर जाने लगेगी और फाइनली क्या हो जाएगी, वो सिंक हो जाएगी, डूब जाएगी। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको: व्हाट इज मेटासेंट्रिक हाइट। मेटासेंट्रिक हाइट आपकी क्या होती है। सपोज दैट कोई ऑब्जेक्ट वाटर में आपका फ्लोट हो रहा है, तब उसको क्या करोगे आप, थोड़ा सा टिल्ट करके उसको छोड़ दोगे तो वो क्या करेगा, इनिशियल पोजीशन में आने की कोशिश करेगा। तो मेटासेंट्रिक हाइट होती क्या है कि कोई ऑब्जेक्ट है उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी आपकी, और मेटासेंट्रिक हाइट क्या होती है, जो इनिशियल पोजीशन थी और जो आप अभी टिल्ट करने के बाद जो पोजीशन बनी उन दोनों का इंटरसेक्ट पॉइंट क्या होता है, आपका मेटासेंटर होता है। और मेटासेंट्रिक हाइट आपकी क्या होगी, यानी डिस्टेंस बिटवीन बायंस फोर्स लग रहा हो, बायंस फोर्स हमेशा सेंटर ऑफ ग्रेविटी से अबव लगेगा, तो ये आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो गया, ये सेंटर ऑफ बायंसी हो गया, बी इसको नाम दे लेते हैं। तो डिस्टेंस बिटवीन बायोंसी यानी बायोंसी के बीच में डिस्टेंस और मेटा सेंटर के बीच में डिस्टेंस, यानी एम और बी के बीच में जो डिस्टेंस होगी उसको हम क्या कहते हैं, मेटा सेंटर हाइट कहेंगे। यानी कि कोई सपोज नाव, ये कोई नाव का बोट है उसको आपने टिल्ट करके छोड़ दिया, तो टिल्ट करने के बाद क्या करेगा, ये कोई पोजीशन ले लेगा इधर इसमें, तो न्यू पोजीशन से हमने एक लाइन ऑफ एक्शन ड्रॉ किया और जो इनिशियल पोजीशन से वो उस पर एक लाइन ऑफ एक्शन ड्रॉ किया, तो जहाँ पे भी ये दोनों लाइन ऑफ एक्शन आपकी कट करेंगे उस पॉइंट को हमने क्या किया है, मेटासेंट्रिक पॉइंट बोलते हैं इसको। और जो फाइनली जो ऑब्जेक्ट है उसकी वो मतलब फ्लूइड को डिस्प्लेस कर रहा है, तो फ्लूइड के डिस्प्लेस पे क्या होगी, एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी लगेगी और बायोंसी फोर्स यानी अपर डायरेक्शन में फ्लूइड के द्वारा फोर्स लग रहा है, तो वो किसी पॉइंट पर सपोज यहाँ लग रहा है, तो ये आपका बायोंसी पॉइंट हो गया। तो मेटासेंट्रिक पॉइंट और बायोंसी पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस होगी वो आपकी क्या कहलाएगी, मेटासेंट्रिक हाइट।
तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन देख लेते हैं हम, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड मेटा सेंटर, ये नहीं होगा। ऑप्शन बी आपका डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ बायोंसी एंड मेटा सेंटर, ये आपका करेक्ट है। यानी कि मेटा सेंटर पॉइंट के बीच और जो बायोंसी फोर्स है उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम क्या कहते हैं, मेटा सेंट्रिक हाइट कहते हैं। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट पॉइंट आपका था, पॉइंट इन द इमर्स्ड बॉडी थ्रू विच द रिजल्टेंट प्रेशर ऑफ लिक्विड मे बी टेकन टू एक्ट इज नोन एज। यानी कि जब किसी बॉडी को हम इमर्स कराते हैं वाटर में, तो रिजल्टेंट प्रेशर जो लिक्विड के द्वारा एक्ट होता है उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं। सपोज दैट कोई ऑब्जेक्ट आपने वाटर में डिप कराया, तो जहां भी रिजल्टेंट यानी वाटर के द्वारा जो रिजल्टेंट प्रेशर लगेगा उस पॉइंट को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ प्रेशर। यानी कि जो प्रेशर लग रहा है उसका कोई एक सेंटर पॉइंट होगा जिस पे वो सारा जो लिक्विड के द्वारा जो सारा प्रेशर लग रहा है यानी होल प्रेशर आपका उस पॉइंट पे एक्ट करेगा, तो इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ प्रेशर बोलते हैं। सो ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। यानी जब किसी बॉडी को इमर्स कराओगे तो उस पर जो रिजल्टेंट प्रेशर लगता है लिक्विड के द्वारा, वो उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, हम सेंटर ऑफ प्रेशर बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्ट्रीम लाइन्स एंड पाथ लाइन ऑलवेज कोइंसाइड इन केस ऑफ। यानी स्ट्रीम लाइन्स और पाथ लाइन, स्ट्रीम लाइन्स बेसिकली होती क्या है, किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी पे जब हम टेंजेंट डालते हैं तो वो जो लाइन होती है वो आपकी स्ट्रीम लाइन्स कहलाती है। यानी वेलोसिटी पॉइंट पे अगर हम कोई टेंजेंट डालेंगे तो आपकी स्ट्रीम लाइन कहलाएगी। और पाथ लाइन क्या होती है, स्ट्रीम लाइन्स के द्वारा फॉलो पाथ, यानी कोई फ्लूइड पार्टिकल होगा उसके द्वारा जो भी पाथ फॉलो किया जाता है। यानी कोई फ्लूइड आपका फ्लो हो रहा है तो उस कंडीशन में क्या होती है कि जो इनिशियल आपके जो पॉइंट्स होंगे वो भी किसी पॉइंट से गुजरेंगे और फाइनली जो पीछे वाले जो आपके ड्रॉपलेट्स हैं वो भी उसी पाथ से गुजरेंगी। तो इस तरह का क्या होगा, पाथ लाइन कहलाएगा। तो पाथ लाइन किस केस में आपका कोइंसाइड करता है, स्टेडी फ्लो हो रहा होगा। तो स्टेडी फ्लो का मतलब क्या है कि उस केस में जो है आपका जो फ्लो अब चेंज नहीं हो रहा, स्टेडी फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होगी, जो स्ट्रीम लाइन है और पाथ लाइन है वो आपस में क्या करेंगी, कोइंसाइड कर जाएंगी। तो ऑप्शन डी जो है इसके अकॉर्डिंग आपका करेक्ट होगा, स्टेडी फ्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। यानी कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होती है, ए वी इजकल टू कॉन्स्टेंट हम बोलते हैं इसको। यानी एरिया ऑफ वेलोसिटी का जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपका कॉन्स्टेंट रहेगा। यानी A1V1 इज इक्वल टू A2V2, दिस इज कंटिन्यूटी इक्वेशन। इसको हम डिस्चार्ज के टर्म में भी लिख सकते हैं। जो बेसिकली इनिशियल इक्वेशन होती है वो आपकी ये होती है, A1V1 इज इक्वल टू A2V2। तो ये आपकी कंटिन्यूटी इक्वेशन जो होती है कंजर्वेशन ऑफ मास पे डिपेंड करती है। यानी जो प्रिंसिपल होता है इन कंटिन्यूटी इक्वेशन वो आपका क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब क्या है कि इनिशियल जो आपका मास होगा किसी पॉइंट पे वो आपका कंजर्व रहेगा यानी कांस्टेंट रहेगा। सो ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ना, फोर्स वॉर्टेक्स मोशन द वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज। बेसिकली फोर्स वॉर्टेक्स मोशन और फ्री वॉर्टेक्स मोशन होते क्या हैं। फोर्स वॉर्टेक्स मोशन में क्या होता है, वर्टिकल एक्सिस के अब आप किसी लिक्विड को जब आप रोटेट कराते हो तो उसमें क्या होता है, अगर फोर्स वॉर्टेक्स है तो उसमें आपको कॉन्स्टेंटली आउटर में आपको एनर्जी सप्लाई देनी पड़ेगी। यानी कि अगर किसी लिक्विड को आप रोटेट कराए वर्टिकल एक्सिस में तो हमें कॉन्स्टेंटली एक वाटर सप्लाई यानी एक एनर्जी हमें प्रोवाइड करानी पड़ेगी जिससे वो जो लिक्विड है उस वर्टिकल एक्सिस के बाद रोटेट कर सके। लेकिन फ्री वॉर्टेक्स में क्या होता है कि जब हम किसी पॉइंट से लिक्विड को फ्लो कराते हैं तो वो क्या करता है, खुद ही अपने आप ही ये फ्लो होता रहता है इस तरह में। इस तरह कंडीशन आपको देखने मिलेगी जो आपकी सिंक होते हैं या वॉश बेसिन होते हैं उनमें जो वाटर टेप से जो वाटर आपका फ्लो होता है वो क्या होता है, फ्री वॉर्टेक्स फ्लो की कंडीशन होती है। यानी कि सिंक वगैरह में जो वाटर आपका फ्लो होता है वो आपका फ्री वॉर्टेक्स होता है। और यहाँ किसी आपकी जो मशीन्स हैं उनमें अगर आप वाटर फ्लो करा रहे हो तो टर्बाइन्स वगैरह हुई हैं उनमें हुई, तो जो उसमें क्या होता है कि आपको एक एक्सटर्नल एनर्जी आपको देनी पड़ती है। तो उस तरह का जो केस होता है वो आपका क्या कहलाता है, फोर्स वॉर्टेक्स कहलाता है। तो फोर्स वॉर्टेक्स में जो कंडीशन होती है आपकी वेलोसिटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आपकी रेडियल डिस्टेंस के। एंड फ्री वॉर्टेक्स में क्या होती है, जो वेलोसिटी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेडियल डिस्टेंस के। यानी कि रोटेशनल एक्सिस से जो डिस्टेंस होगी पार्टिकल की उसको हम रेडियल डिस्टेंस बोलते हैं। तो ये आपसे फोर्स वॉर्टेक्स मोशन का केस पूछा गया, तो फोर्स वॉर्टेक्स के मोशन के केस में वेलोसिटी जो होगी वो क्या होगी आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन से।
सो ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। और अगर आपसे फ्री वॉर्टेक्स की पूछता तो फ्री वॉर्टेक्स में क्या हो जाता है, जो आपकी रेडियल डिस्टेंस होती है वो क्या होगी, इनवर्स प्रोपोर्शनल होगी फ्रॉम द रोटेशनल एक्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हॉट वायर एनीमोमीटर इज यूज्ड टू मेजर। हॉट वायर एनीमोमीटर किस लिए यूज किया जाता है, क्या मेजर करने के लिए? तो हॉट वायर एनीमोमीटर से हम जो गैसेस की वेलोसिटी होती है उसको मेजर करते हैं, यानी वेलोसिटी ऑफ गैस मेजर करने के लिए हॉट वायर एनीमोमीटर यूज करते हैं। अगर हमें प्रेशर इंटेंसिटी ऑफ लिक्विड अगर मेजर करना है तो इससे हमें बॉर्डन ट्यूब यूज करते हैं हम। बॉर्डन ट्यूब से हम क्या करते हैं, रिसेंटली बॉर्डन ट्यूब हमारे यूज किए जाते हैं। वैसे तो हम जो मैनोमीटर होते हैं उनसे भी प्रेशर इंटेंसिटी हम मेजर कर सकते हैं, मैनोमीटर से भी, लेकिन जो रिसेंटली डिवाइस हम यूज करते हैं वो हमारा बॉर्डन ट्यूब से होता है। इससे क्या होता है, इस बॉर्डन ट्यूब से हम एक्यूरेसी से हम जो है प्रेशर को मेजर कर लेते हैं। तो एनीमोमीटर से आप क्या मेजर करते हैं, वेलोसिटी ऑफ गैस। सो ऑप्शन बी आपका इसके अकॉर्डिंग करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, साइज ऑफ अ वेंचुरीमीटर इज स्पेसिफाइड बाई। वेंचुरीमीटर का जो डायग्राम होता है वो इस तरह का होता है, इनिशियल आपका डायमीटर ज़्यादा होगा, फिर आप इसको टेपर कराते हो, टेपर कराने के बाद यहाँ पे क्या लगाते हो, थ्रॉट लगा देते हो। उसके बाद क्या, ये आपका कन्वर्जिंग, इसको कन्वर्जेंट पोर्शन बोलते हैं, कन्वर्जेंट पोर्शन। और ये जो पोर्शन होता है इसको डाइवर्जेंट पोर्शन बोलते हैं, डाइवर्जेंट सेक्शन। ये कन्वर्जन सेक्शन हो गया और ये आपका डाइवर्जेंट सेक्शन हो गया, और ये डायमीटर हो गया ट्यूब का, इसको डी से डिनोट करते हैं। ये आपका हो गया डाइवर्जेंट सेक्शन। तो जो वेंचुरीमीटर को जब हम स्पेसिफाई करते हैं तो वो आपके जो पाइप का डायमीटर होता है उस पर भी डिपेंड करता है, और जो थ्रॉट का डायमीटर है इसको हम थ्रॉट बोलते हैं, ये आपका थ्रॉट सेक्शन है। तो थ्रॉट डायमीटर और पाइप डायमीटर दोनों पे हमारा जो वेंचुरीमीटर है वो आपका डिपेंड करता है, यानी दोनों से हम वेंचुरीमीटर को स्पेसिफाई करते हैं। सो ऑप्शन सी जो है इसके अकॉर्डिंग आपका करेक्ट है, बोथ पाइप डायमीटर एंड थ्रॉट डायमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द प्रेशर एट द समिट ऑफ अ सिम्फोन इज। यानी सिम्फोन पे, सिम्फोन क्या होता है, एक वर्टिकल समिट पॉइंट होता है, यहाँ पे एक डिवाइस लगाई जाती है सिम्फोन इसको बोलते हैं। यानी अगर हिली एरियाज में अगर आपको प्रेशर मेजर करना है या काफ़ी हाई एल्टीट्यूड पे प्रेशर मेजर करना है तो उसके इसमें सिम्फोन यूज़ किया जाता है। तो प्रेशर एट द समिट पॉइंट क्या होता है कि जब भी हम एलिवेशन, यानी जैसे जैसे हम पृथ्वी से ऊंचाई पर जाते हैं, यानी हाई एल्टीट्यूड पर जाने लगते हैं, तो प्रेशर हमारा क्या होता है, वहाँ पर डिक्रीज होने लगता है। यानी जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाएंगे तो वहाँ पर प्रेशर आपका डिक्रीज होगा, पी डिक्रीज होगा। तो इस केस में भी ये जो हमारा सबमिट पॉइंट पे सिम्फोन जो लगा है इस पे जो प्रेशर एक्ट करता है वो आपका लेस देन एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है। लेस देन एटमॉस्फेयर प्रेशर एक्ट करने का एक और रीजन है आपका कि जब हमारा प्रेशर आपका हाई हो जाएगा तो उस केस में आपका जब आप प्रेशर हाई कर दोगे, यानी प्रेशर आपका हाई हो जाएगा तो टेम्परेचर भी आपका बढ़ने लगेगा। तो टेम्परेचर अगर हाई हो जाएगा तो उस केस में क्या होगा, आपका जो कैविटेशन है पाइप में वो आपका होने लगेगा, कैविटेशन प्रॉब्लम अकर करने लगेगी इन पाइप में। तो उस केस में क्या होता है कि हम जो प्रेशर होता है उसको एटमॉस्फेयर प्रेशर से लेस रखते हैं। सो सिम्फोन पे प्रेशर आपका क्या हो जाएगा, लेस देन द एटमॉस्फेयर प्रेशर। सो ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डेल्टा साई बिटवीन टू स्ट्रीम लाइन रिप्रेजेंट। डेल्टा साई बेसिकली होता क्या है कि ये बेसिकली डिस्चार्ज को मेजर करने के लिए साई 1 माइनस साई 2, जो डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ होता है, यानी क्यू को बेसिकली मेजर करता है। ये बेसिकली होता है क्या, डिस्चार्ज पर यूनिट लेंथ, डिस्चार्ज पर लेंथ कहें या डिस्चार्ज पर विड्थ कहें। तो डेल्टा साइन क्या डिनोट करता है आपका, डिस्चार्ज को, क्यू को। इससे हम डेल क्यू इजकल टू डेल साइन भी निकालते हैं, यानी चेंज इन डिस्चार्ज को हम डेल्टा साइन से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेजर लॉसेस ऑफ एनर्जी इन लॉन्ग पाइप इज ड्यू टू। यानी कि कोई लॉन्ग पाइप होता है उसमें मेजर लॉस किसकी वजह से होते हैं, ना तो आपका सडन एक्सपेंशन की वजह से होता है, सडन एक्सपेंशन की वजह से माइनर लॉसेस होते हैं। अगर सडन एक्सपेंशन आपसे कह देता, सडन एक्सपेंशन में जो लॉस होता है आपका एच है वो आपका V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपॉन T2 होता। सारे आपके माइनर लॉसेस होते, सडन एक्सपेंशन हुआ, सडन कॉन्ट्रैक्शन हुआ, और एग्जिट पॉइंट पे
सारे जो हैं आपके माइनर लॉसेस होते हैं। सिर्फ फ्रिक्शन की वजह से जो लॉस होता है, फ्रिक्शन की वजह से, यानी पाइप में जो भी फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है उसकी वजह से जो लॉसेज होते हैं वो आपके मेजर लॉसेज होते हैं। सो ऑप्शन ए जो है आप करेक्ट है। मेजर लॉसेस ऑफ एनर्जी किसकी वजह से होगा? आपका फ्रिक्शन की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द डिस्चार्ज ओवर अ ब्रॉडकास्टेड वेयर इज मैक्सिमम व्हेन द डेप्थ ऑफ फ्लो इज, यानी कि जो डिस्चार्ज है ओवर ब्रॉडकास्टेड वेयर की बात करें तो क्यू का जो फॉर्मूला होता है आपका 2/3 CD √2G इंटू L H⁻³ होता है। मैक्सिमम डिस्चार्ज निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? dQ/dx, इसको डिफ्रेंशिएट मारोगे विद रिस्पेक्ट टू H, तो जो वैल्यू आएगी H की वो H यानी Q जो मैक्सिमम आएगा, Q मैक्सिमम आपका आएगा H = 2/3 इंटू H पर। इसको डिफरेंशिएट मार के जब हम जीरो करेंगे, dQ/dH की वैल्यू अगर जीरो करेंगे तो यहाँ से H की वैल्यू हमें मिलेगी 2/3 इंटू H। तो Q मैक्स की जो वैल्यू होती है इन केस ऑफ ब्रॉडकास्टेड वेयर वो कहाँ पे मिलती है? 2/3 इंटू H, यानी डेप्थ ऑफ फ्लो जो होगी 2/3 ऑफ डेप्थ ऑफ फ्लो पे हमें क्या मिलता है? मैक्सिमम डिस्चार्ज मिलता है इन केस ऑफ ब्रॉडकास्टेड वेयर। सो ऑप्शन डी जो है आपका इसके अकॉर्डिंग करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी टू एवरेज वेलोसिटी फॉर स्टेडी फ्लो बिटवीन फिक्स पैरेलल प्लेट्स। यहाँ पे फिक्स पैरेलल प्लेट का आपका केस है। अगर आपसे पाइप का केस बोलता कि पाइप अगर आपका फ्लो हो रहा है, इन केस ऑफ पाइप में आपसे मैक्सिमम वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी का रेशियो पूछता, तो V मैक्स अपॉन V एवरेज जो होता है उसकी वैल्यू आपकी 2 होती है इन केस ऑफ पाइप फ्लो हो रहा होगा। अगर पैरेलल प्लेट्स की बात करेगा तो V मैक्स अपॉन V एवरेज का जो रेशियो होता है वो आपका 1.5 आएगा। यहाँ पर इसको हम 3/2 भी कह सकते हैं। 1.5 बेसिकली होता है क्या है कि जो फॉर्मूला होता है बेसिकली वो आपका V एवरेज = 0.66 V मैक्स होता है इन केस ऑफ फिक्स पैरेलल प्लेट्स। और अगर आप पाइप्स की बात करते हैं, इन केस ऑफ पाइप जो V एवरेज की वैल्यू होती है आपकी वो आपका होता है V मैक्स अपॉन 2 इन केस ऑफ पाइप फ्लो। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट है 3/2, यानी कि V मैक्स अपॉन V एवरेज का जो रेशियो होगा वो आपका 3/2 होगा, यानी 1.5। अगर आपसे पूछता कि V एवरेज अपॉन V मैक्स का रेशियो पूछता तो 0.66 होगा। यहाँ पे आपसे पूछा है V मैक्स अपॉन V एवरेज का, तो जब आप सॉल्व करोगे इसको तो 3.2 या 1.5 आता है। सो ऑप्शन बी जो है इसके अकॉर्डिंग आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, यानी जो भी डिवाइस दी गई उनमें हाईएस्ट कोफिशिएंट CD जो होता है उसकी वैल्यू आपसे पूछी गई है। कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज बेसिकली होता है क्या आपका? इज इट द रेशियो ऑफ एक्चुअल डिस्चार्ज अपॉन थ्योरेटिकल डिस्चार्ज। इट इज द रेशियो ऑफ एक्चुअल डिस्चार्ज अपॉन थ्योरेटिकल डिस्चार्ज। थ्योरेटिकल डिस्चार्ज इसको हम CD से डिनोट करते हैं। और जो मैक्सिमम वैल्यू जो CD की होती है वो आपके वेंचुरीमीटर के केस में होती है 0.98 से 0.99 के बीच में आपकी वैल्यू होती है। और सबसे कम जो होता है वोर्डा माउथ पीस, यानी इसमें जो दिया गया वोर्डास माउथ पीस, इसकी जो वैल्यू होती है 0.52 से 0.54 के बीच में होती है। शार्प एज ऑरिफिस, या इसको हम सर्कुलर ऑरिफिस भी कहते हैं। शार्प एज अगर ऑरिफिस दिया हो तो सर्कुलर ऑरिफिस का केस होता है। इसमें जो वैल्यू होती है आपकी वो आपकी 0.62 होती है। एंड सिपोलेक्टिव वेयर जो होता है आपका, इसको रेक्टेंगुलर वेयर भी बोलते हैं, इसको रेक्टेंगुलर वेयर कहते हैं। सिपोलेक्टिव वेयर कहें या आपका रेक्टेंगुलर वेयर कहे, रेक्टेंगुलर वेयर का केस होता है। इसमें जो वैल्यू होती है वो आपकी 0.68 होती है। तो सबसे जो मैक्सिमम वैल्यू होगी आपकी वेंचुरीमीटर की होगी। सो ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट होगा। मैक्सिमम वैल्यू आपसे पूछी गई है CD की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज स्टैग्नेशन हेड। स्टैग्नेशन हेड बेसिकली होता क्या है? टोटल हेड इसकी अगर बात करता है, टोटल हेड हमारा क्या होता है आपका डेटम हेड प्लस प्रेशर हेड
इसको पीजोमेट्रिक हेड बोलते हैं, प्लस वेलोसिटी हेड v²/2g, ये आपका टोटल हेड होता है। अगर पीजोमेट्रिक हेड प्लस वेलोसिटी हेड अगर आपका होता है तो इसको हम स्टैग्नेशन हेड बोलते हैं। स्टैग्नेशन हेड, स्टैग्नेशन हेड आपसे पूछा गया तो ऑप्शन देख लेते हैं, सम ऑफ डेटम हेड एंड प्रेशर हेड, सम ऑफ डेटम हेड एंड वेलोसिटी हेड, या सम ऑफ पीजोमेट्रिक हेड एंड वेलोसिटी हेड। तो पीजोमेट्रिक हेड यानी P/ρg प्लस वेलोसिटी हेड यानी v²/2g का जो एडिशन होता है उसको हम स्टैग्नेशन हेड बोलते हैं। सो ऑप्शन सी जो है इसके अकॉर्डिंग आपका करेक्ट हो जाएगा, पीजोमेट्रिक हेड एंड वेलोसिटी हेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाइल यूजिंग डार्सी-वेइसबach इक्वेशन फॉर एस्टिमेटिंग हेड लॉस इन पाइप फ्लो द फ्रिक्शन फैक्टर वाज मिसजज्ड बाय 20%, द एरर इन डिस्चार्ज। तो बेसिकली जो डिस्चार्ज का एरर इन डिस्चार्ज का जो फॉर्मूला होता है dq/q इज इक्वल टू -1/2 dF/f। तो इसमें आपसे फ्रिक्शन फैक्टर मिसजज की वैल्यू दी गई है, dF/f की आपकी वैल्यू दी गई है आपकी 20%, तो -1/2 जब इसमें रखोगे तो जो वैल्यू आएगी 20%, dF/f की वैल्यू जो आपको 20% दे रखी है। तो dq/q इसमें आपसे डिस्चार्ज की एस्टिमेटिंग हेड लॉस इन पाइप फ्लो, तो एरर इन डिस्चार्ज आपसे पूछा गया है, यानी dq/q ये आपकी डिस्चार्ज में एरर होती है, इसकी जो वैल्यू आपकी हो गई -10%। इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन बी जो आपका करेक्ट है -10%। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टू आइडेंटिकल पंप ईच कैपेबल ऑफ डिलीवरिंग 0.2 क्यूमेक यानी मीटर क्यूब पर सेकंड, ये आपको डिस्चार्ज दे रखा है, अगेंस्ट अ हेड ऑफ 30 मीटर आर कनेक्टेड इन पैरेलल, द रिजल्टिंग डिस्चार्ज इज। तो पहले आपको समझना होगा, जब आप पंप्स को जब पंप आपकी जो है पैरेलल में ऐड की जाती है, यानी पंप्स आर इन पैरेलल, जो आपकी वाटर पंप्स होती हैं अगर आपकी पैरेलल में है तो उस केस में आपका जो डिस्चार्ज होता है यानी Q की जो वैल्यू होती है वो तो आपकी इंक्रीज कर जाती है, यानी अगर दो पंप हैं तो जो डिस्चार्ज होगा वो आपका डबल हो जाएगा। लेकिन जो हेड होता है, हेड जो आपका वो आपका सेम रहता है, यानी वाटर हेड जो होता है वो आपका सेम रहता है। अगर वहीं सीरीज का केस होता, अगर पाइप्स जो है आपके सीरीज में कनेक्ट होते हैं उस केस में जो डिस्चार्ज होता है वो तो आपका सेम रहता है, यानी Q1 = Q2 होता है, और जो हेड होता है वो आपका डबल हो जाता है, यानी जो वाटर हेड है वो आपका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अगर 2 पाइप्स हैं तो डबल हो जाएगा, 3 पाइप्स हैं तो 3Q हो जाएगा। तो इसमें आपसे कनेक्टेड इन पैरेलल आपसे पूछा गया है, 2 पाइप्स आपके कनेक्टेड हैं पैरेलल में, एक पाइप का डिस्चार्ज आपको 0.2 क्यूमेक दे रखा है, तो जो पैरेलल में हम पाइप्स को ऐड करते हैं तो उस केस में डिस्चार्ज आपका डबल हो जाएगा, 0.2 + 0.2 यानी 0.4 तो आपका डिस्चार्ज हो गया, और जो हेड होता है वो आपका सेम रहेगा, यानी 30 मीटर हेड है तो 30 मीटर हेड आपका कांस्टेंट रहेगा। तो ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन ए जो आपका करेक्ट होगा, 0.4 मीटर क्यूब पर सेकंड ये आपका डिस्चार्ज हो जाएगा, और हेड जो आपका 30 मीटर ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन अ पाइप नेटवर्क, फर्स्ट ऑप्शन है आपका, द अलजेब्रिक सम ऑफ डिस्चार्ज अराउंड ईच एलिमेंट्री सर्किट मस्ट बी 0, या हेड एट ईच नोड मस्ट बी द सेम, या ऑप्शन सी आपका अलजेब्रिक सम ऑफ ड्रॉप इन पीजोमेट्रिक हेड अराउंड द एलिमेंट्री सर्किट इज 0, या ऑप्शन डी आपका द पीजोमेट्रिक हेड लॉस इन ईच लाइन ऑफ ईच सर्किट इज सेम। बेसिकली होता क्या है, जब हम पाइप नेटवर्क प्रिपेयर करते हैं, यानी कि जो पाइप्स होते हैं उनका जाल जब हम बिछाते हैं तो उसमें हम 2 कंडीशन वेरीफाई कराते हैं। पहली कंडीशन है कि जो डिस्चार्ज आपका इन हो रहा है, यानी जब जो भी डिस्चार्ज आपका पाइप्स के अंदर आप मतलब डिस्चार्ज फ्लो करा रहे हो वो Q in = Q out होना चाहिए, जितना डिस्चार्ज आपका पास हो रहा है उतना डिस्चार्ज आपका उसके अंदर जाना चाहिए, यानी Q in = Q out। फर्स्ट कंडीशन तो आपकी ये फॉलो होती है। सेकंड कंडीशन में क्या होती है, जो पीजोमेट्रिक हेड होते हैं, पीजोमेट्रिक हेड होता है यानी डेल्टा H की जो वैल्यू होती है वो आपकी, यानी समेशन ऑफ H कहें या हेड लॉस कहें, जो भी पाइप नेटवर्क है उसमें हेड लॉस की वैल्यू आपकी 0 होनी चाहिए, यानी कोई भी हेड लॉस नहीं होना चाहिए। अगर आपका सर्किट है, कोई सर्किट आप बना रहे हो, यानी पाइप्स का अगर आप जाल बिछा रहे हो, यानी पाइप नेटवर्क इसे बोलते हैं हम, उस केस में क्या होता है, जो
हेड लॉस होता है इन ईच पाइप, वो आपका क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यानी एल्जेब्रिक सम ऑफ ड्रॉप इन पीजोमेट्रिक हेड अराउंड ईच एलिमेंट्री सर्किट ये 0 हो जाएगा। सो ऑप्शन सी जो है इसके अकॉर्डिंग आपका करेक्ट है। और जो डिस्चार्ज इन इजिकल टू डिस्चार्ज आउट, यानी क्यू इन इजिकल टू क्यू आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ड्यू टू एजिंग ऑफ पाइपलाइंस। फर्स्ट ऑप्शन है आपका द फ्रिक्शन फैक्टर इंक्रीजेज लीनियरली विद टाइम, या ऑप्शन बी है आपका द फ्लो थ्रू द पाइप बिकम्स लीनियरली लेसर विद टाइम, या ऑप्शन सी आपका द इफेक्टिव रफनेस इंक्रीजेज लीनियरली विद टाइम। तो बेसिकली एजिंग का मतलब क्या है कि जब आपका पाइप जो है पुराना हो जाता है, एजिंग मतलब आप पाइप यूज करते करते काफी टाइम हो गया तो उसको एजिंग ऑफ पाइप कहते हैं। यानी जो पाइप है उनकी जो एज है वो आपकी रिड्यूस होती रहती है विद द टाइम, तो उसको हम एजिंग बोलते हैं। एजिंग ऑफ पाइप में क्या होती है, जैसे जैसे पाइप की एज आपकी बढ़ती जाती है तो उसमें क्या होती है, जो रफनेस की वैल्यू होती है वो आपकी इंक्रीज करती जाती है, यानी पाइप ज़्यादा रफ होते जाते हैं। तो इसमें ऑप्शन जो है आपका इफेक्टिव रफनेस इंक्रीजेज लीनियरली विद टाइम, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। यानी कि जैसे जैसे पाइप्स की जो एज है वो आपकी इंक्रीज होती जाएगी तो उसमें क्या होगी, रफनेस की वैल्यू आपकी बढ़ती जाएगी विद टाइम। तो लीनियर वेरिएशन हुआ, यानी जैसे जैसे टाइम बढ़ा वैसे जैसे आपकी जो पाइप की रफनेस है वो भी इंक्रीज हुई, तो एक लीनियर रिलेशन हो गया विद टाइम एंड रफनेस। सो ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट है। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज इज कैविटेशन इज लाइकली अकर इफ। कैविटेशन बेसिकली होता है क्या है, जब हम पाइप में जो प्रेशर होता है, वेपर प्रेशर, किसी भी पॉइंट पे अगर वो किसी पॉइंट पे आपका कम हो जाता है यानी फॉल हो जाता है एक पर्टिकुलर प्रेशर पे वहां पे, तो क्या होता है, वेलोसिटी ज़्यादा एक्ट करने लगती है। उस केस में क्या होता है कि पाइप हमारा ब्रेक होने का डर रहता है। तो ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं, टेम्परेचर बिकम लो, प्रेशर बिकम हाई, या ऑप्शन सी आपका प्रेशर एट द स्पेसिफाइड पॉइंट फॉल्स बिलो वेपर प्रेशर। कड़कड़ाहट की वजह, कैविटेशन यानी कड़कड़ाहट होने लगती है जब जो वेपर प्रेशर है, जो जिस प्रेशर से वाटर हमारा एक्ट करता है, वो किसी भी स्पेसिफाइड पॉइंट पर फॉल में गिर जाता है। तो उस केस में क्या होती है, वहाँ पे वेलोसिटी, अगर प्रेशर आपका कम होगा तो आपका जो वेलोसिटी वो आपकी इंक्रीज हो जाएगी। तो हाई वेलोसिटी जब वाटर आपका पाइप में फ्लो होने लगता है तो उस केस में क्या होती है, पाइप के ब्रेक होने का डर रहता है। यानी कैविटेशन से क्या होती है, कड़कड़ाहट सी होने लगती है पाइप में। तो प्रेशर एट द स्पेसिफाइड पॉइंट फॉल्स बिलो द वेपर प्रेशर, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। इस केस में क्या होगा कि टेम्परेचर भी, अगर आपका प्रेशर आपका बिलो हो रहा है तो उस केस में क्या होगा, टेम्परेचर आपका हाई होता है। टेम्परेचर हाई होने पर ही आपकी कैविटेशन आपकी अकर होती है। सो ऑप्शन सी जो है इसके अकॉर्डिंग आपका करेक्ट है। थैंक यू एवरीवन टू गिव योर सपोर्ट, सब्सक्राइब सिविल टेक बाई एनडी, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में से शेयर कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए। थैंक यू, कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।